सो लास्ट वीडियो में हमने डिराक को जो फील्ड जो है उसको क्वांटाइज किया था और हमने उसकी फाइनल क्वांटाइज्ड फॉर्म लिखी थी। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि इस क्वांटाइज थ्योरी के अंदर डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स कौन सी होंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका उसका आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। ये तो आसान है देखना कि डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक वो स्टेट्स और सिंगल पार्टिकल स्टेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स किस तरह की दिखती हैं इस थ्योरी के अंदर? वेल वो इस तरह की दिखेंगी कि या तो आप ए पी आर से बना लो कोई स्टेट, और ये जो स्टेट होगी इसका मोमेंटम जो होगा वो पी होगा। ये मैं आगे प्रूफ करूँगा कि इसका मोमेंटम जो है वो पी है। वो इस तरह से प्रूफ किया जाएगा कि मोमेंटम ऑपरेटर को मैं डिराइव करूँगा और फिर उसको अप्लाई करूँगा स्टेट के ऊपर और देखूँगा कि उसका आइगन आइगन वैल्यू क्या आती है। तो यही तरीका है क्वांटम थियरी के अंदर ये देखने का कि एक स्टेट का मोमेंटम क्या है, क्योंकि आप उसके ऊपर मोमेंटम ऑपरेटर या फिर कोई भी अगर आपने कुछ भी देखना हो, कोई भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू, तो उस ऑब्जर्वेबल के कॉरिस्पॉन्डिंग ऑपरेटर आप अप्लाई करते हो स्टेट पे। लेकिन मैं अभी ये क्लेम कर रहा हूँ कि इसका मोमेंटम जो है वो पी होगा। ठीक है, पी होगा और इसकी जो स्पिन स्टेट होगी वो हम देखेंगे बाद में कि स्पिन स्टेट का ताल्लुक जो है वो आर से है। जब मैं अभी डिराइव करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में डिराक थ्योरी का जो स्पिन है और डिराक थ्योरी के पार्टिकल्स का जो स्पिन है, लेकिन जो स्पिन स्टेट है वो आर से कैरेक्टराइज होती है। तो इस स्टेट को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि इट्स पी आर, राइट। तो लेकिन अब एक मैंने जैसे कि पहले कहा कि एक से ज़्यादा तरीके हैं डेफिनेट मोमेंटम स्टेट बनाने के। दूसरा तरीका ये है कि आप बी पी आर से कोऑपरेट कर दो इस वैक्यूम के ऊपर, तो ये भी एक डेफिनेट मोमेंटम स्टेट होगी। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि इस स्टेट के दरमियान और ये जो पहली वाली स्टेट है यानी कि इस स्टेट के दरमियान डिफरेंस क्या है। हम देखेंगे बाद में कि ये जो जो बी से स्टेट बनी है दे आर एंटी पार्टिकल स्टेट्स, और जो ए से स्टेट बनी है दे आर पार्टिकल स्टेट्स। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इन ए स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन स्टेट्स को डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स कहता हूँ, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि और आर जो है वो स्पिन लेबल है, लेकिन उसके भी उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि दे आर इक्वल टू दिस थिंग, तो क्या ये बात सही है? क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और इसका आंसर ये है कि इससे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इस तरीके से देखी जा सकती है कि अगर मैं एक आर्बिट्ररी स्टेट लूँ लेकिन डुअल स्पेस के अंदर, यानी कि मैं पहले मैंने कैट लिया और अब मैं ब्रा ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इट्स ए क्यू और एस। ठीक है, लेकिन अब डैगर नहीं आएगा ऑब्वियसली क्योंकि डुअल स्पेस के अंदर हूँ। सो अगर मैं इनका इन दोनों कैट और ब्रा का आपस में इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो बनता है कुछ इस तरीके से। सो ज़ीरो एस पी आर डैगर ओ। ठीक है, और फिर बिल्कुल पहले वाला ट्रिक जो है वो मैं अब यूज़ करूँगा कि इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा दो टर्म्स के अंदर। एक टर्म ज़ीरो हो जाएगी और एक टर्म में इन दोनों का कम्यूटेटर आएगा, और वो कम्यूटेटर जो है हम जानते हैं कि इसके इक्वल है। तो वो मैंने सारे स्टेप्स किए नहीं हैं जो मैं पहले करता था, वो एक ही और स्टेप है, सिर्फ ज़्यादा स्टेप्स हैं भी नहीं। लेकिन हमें पता है कि जो वैक्यूम का जो इनर प्रोडक्ट है अपने साथ वो वन है, क्योंकि तमाम स्टेट्स नॉर्मलाइज्ड हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये देखो ये एक इनका इनर प्रोडक्ट है इन दोनों स्टेट्स का, इन दोनों स्टेट्स का, यस। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट्स हैं किसी भी दो स्टेट्स के दरमियान वो लॉरेंस इनवेरिएंट हों, यानी कि वो चेंज नहीं होने चाहिए जब आप किसी और रेफरेंस फ्रेम से वही इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। तो हम चाहते हैं कि ये लॉरेंस स्केलर्स होने चाहिए। लेकिन क्या ये लॉरेंस स्केलर्स हैं? वेल एक्चुअली इसका आंसर है कि नहीं है, ये लॉरेंस स्केलर्स नहीं है। लेकिन आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वेट, ये लॉरेंस स्केलर्स क्यों नहीं है? वेल वो इसलिए नहीं है, वेल हालांकि 2 पाई जो है वो एक सिंपल नंबर है, इसकी तो वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसी भी फ्रेम पे, और ना ही डेल्टा आर एस की करती है। लेकिन ये जो डेल्टा फंक्शन है पी और क्यू के दरमियान, ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है, और ये मैं शो करूँगा कि ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है। और उस प्रूफ के अंदर हमें ये भी दिख जाएगा कि लॉरेंस इनवेरिएंट कैसे बनाया जा सकता है इसको। सो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये डेल्टा फंक्शन जो है ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इस तरह लिखेंगे कि डेल्टा फंक्शन जो है, ये जो 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P1 माइनस Q1, P2 माइनस Q2
P1 Q1 का मतलब ये है कि फर्स्ट डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, और 2 का मतलब है वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, और थर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम जो होगा वो P3 माइनस Q3 होगा। अब अगर हम एक बूस्ट परफॉर्म कर रहे हैं थर्ड डायरेक्शन में, सपोज करें हम बूस्ट परफॉर्म करते हैं थर्ड डायरेक्शन में, यानी कि तो उससे P1 और Q1 और P2 और Q2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि P1 प्राइम इज इक्वल टू P1, P2 प्राइम इज इक्वल टू P2, Q1 प्राइम इज इक्वल टू Q1, और Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q2, राइट। तो इसका मतलब ये है कि P1 प्राइम इज इक्वल टू P1, Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q2 Q1, और P2 प्राइम इज इक्वल टू P2 और Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q2। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा P1 प्राइम माइनस P2 प्राइम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P2 नहीं Q1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P2 प्राइम माइनस Q2 प्राइम, ये जो है ये इक्वल होगा डेल्टा P1 माइनस Q1 इंटू डेल्टा P2 माइनस Q2 के। तो हमें ये वाला पार्ट जो है डेल्टा फंक्शन का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये जो थर्ड वाला डेल्टा फंक्शन है क्या ये इन्वेरिएंट है थर्ड डायरेक्शन में बूस्ट्स के अंदर। तो अगर ये इन्वेरिएंट ना हो तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये जो डेल्टा फंक्शन है थर्ड डायरेक्शन के अंदर P3 माइनस Q3 प्राइम, यानी कि ट्रांसफॉर्म डेल्टा फंक्शन, इसको हम एक ख़ास तरीके से देख सकते हैं। हमें पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में P3 जो है उसको P3 प्राइम जो है इसको लिखा जा सकता है गैमा P3 माइनस बीटा टाइम्स एनर्जी ऑफ P3, राइट। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी तरीके से Q3 प्राइम जो है वो इसको लिखा जा सकता है Q3 माइनस बीटा E ऑफ Q, राइट। तो इसको आप देख सकते हो कि अब इस तरह कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ P3 इज़ गैमा P3 माइनस बीटा EP, जो कि ऑब्वियसली फंक्शन है P3 का, राइट। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो सेम फंक्शन है ये अप्लाई होता है Q3 पे, और ये फंक्शन है Q3 का। वेल उसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि P1 और P1 और Q1 इक्वल हैं और P2 और Q2 इक्वल हैं, तो इसलिए ये दोनों एनर्जी फंक्शंस जो हैं P3 और Q3 के लिए इनकी सेम फॉर्म है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि डेल्टा फंक्शन ऑफ P3 प्राइम माइनस Q3 प्राइम ये इक्वल हैं फंक्शन ऑफ P3 माइनस फंक्शन ऑफ Q3, ठीक है। सो हमारे पास एक आइडेंटिटी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस में जो कि ये कहती है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फॉर्म हो डेल्टा फंक्शन की तो ये इक्वल होता है 1/f0 टाइम्स, सो f प्राइम का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमारे पास कुछ ऐसी ही फॉर्म है, राइट। सो हम ये फंक्शन की फॉर्म को लेकर ये कैलकुलेट करते हैं, और आप सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि x जो है वो ऑब्वियसली इसमें P3 है, x0 जो है वो Q3 है, और फंक्शन जो है P3 का वो है ये जो ऊपर लिखा हुआ था कि इट्स गैमा मल्टीप्लाइड बाय P3 माइनस बीटा एनर्जी ऑफ B एट P3, ठीक है। सो अब आप ये देख सकते हो कि आपको ये हमें ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो f प्राइम है ये डेरिवेटिव क्या होगा, ये सिंपली होगा इक्वल गैमा 1 माइनस बीटा DP ओवर DP3, ठीक है। और ये हम एवेल्यूएट करेंगे अभी बाद में ये इक्वल क्या है, किस चीज़ के इक्वल है ये। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर इसका स्क्वायर नहीं है, आई थिंक ये सिर्फ इसकी वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट दिस थिंग, और इट टर्न्स आउट सिंपली आप देख सकते हो कि ये इक्वल होगा इस चीज़ के, इक्वल टू गैमा 1 माइनस बीटा
इंटू डेल्टा फंक्शन ऑफ P3 माइनस Q3। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हो डेल्टा फंक्शन ऑफ P3 माइनस Q3 इक्वल्स गैमा 1 माइनस बीटा E dP मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फंक्शन ऑफ P3 प्राइम माइनस Q3 प्राइम। राइट, सो अब आप ये कर सकते हो कि इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करो जो हमारे पास है। तो हमें ये पता है कि ई पी स्क्वायर जो है वो है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू P3 तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो P1 और P2 डिपेंडेंट नहीं है P3 पे, M भी डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो P3 से आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो डेरिवेटिव है ये इक्वल है P3 ओवर EP के। ठीक है, तो इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। सो इट्स गैमा 1 माइनस बीटा P3 ओवर EP। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय P3 प्राइम माइनस Q3 प्राइम। लेकिन ये जो फैक्टर है इसको हम गौर से देखें अगर इस फैक्टर को, तो ये एक और चीज़ के इक्वल है। सो ये है गैमा 1 माइनस बीटा P3 ओवर EP और ये इक्वल है गैमा ओवर EP माइनस बीटा P3। बट ये जो चीज़ है, जो ये सब कुछ है मिलके, ये ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। सो ये है EP प्राइम ओवर EP। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हम अब इस ऊपर वाली आइडेंटिटी को लिख सकते हैं इस तरह से कि P3 माइनस Q3 इज़ EP प्राइम ओवर EP इंटू ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ दिस वन। राइट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों साइड पे EP मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। इसका मतलब यह है कि हमने एक लॉरेंस इनवेरिएंट फाइंड कर लिया है। पहली बात तो यह है कि आप देख सकते हो कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं था। राइट, हमने ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि इट वाज इक्वल टू दिस थिंग। राइट, तो ये लॉरेंस इनवेरिएंट तो नहीं है। राइट, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने एक क्वांटिटी ढूंढ ली है कि अगर आप लॉरेंस कि आप डिराक डेल्टा फंक्शन को अगर एनर्जी से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज़ लॉरेंस इनवेरिएंट, बिकॉज ये अनट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है और ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, दे आर इक्वल। राइट, तो इसका मतलब है कि हमने जो स्टार्ट में स्टेट बनाई थी मोमेंटम स्टेट, जिसको हमने यूँ लिखा था कि मोमेंटम स्टेट इट्स इक्वल टू दिस थिंग, और हमने कहा था कि क्या ये अच्छी डेफिनेशन है स्टेट की। वेल ये नहीं है, बिकॉज इसका नॉर्म जो है वो उसमें डिराक डेल्टा फंक्शन आता है जो कि लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी तरीके से एनर्जी घुसानी पड़ेगी नॉर्म के अंदर। लेकिन नॉर्म तब आता है जब आप दो स्टेट्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एक स्टेट के डेफिनेशन में स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी चाहिए, और बाय कन्वेंशन हम इसमें एक टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी डालते हैं। ये वो सिर्फ कन्वेंशन है। सो इसकी जो डेफिनेशन है होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि अब अगर आप कैलकुलेट करो ये पर्टिकुलर नॉर्म, तो आपको एक एडिशनल फैक्टर मिलेगा जो कि होगा कुछ इस तरह से, जो कि होगा P माइनस Q और RS। तो हमें पता है कि ये लॉरेंस इनवेरिएंट है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सही डेफिनेशन है मोमेंटम स्टेट्स की डिराक थ्योरी के अंदर।